बच्चों, आज चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। और उस अगले चैप्टर में आज हम सब पढ़ेंगे जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती किस प्रकार लाभदायक है और कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन एक कृषक को मिल सकता है। एक गरीब कृषक भी है, वो जैविक खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्रति हेक्टेयर वो कर सकता है। कम लागत की खेती है ये। तो जैविक खेती के बारे में एक कृषक का अनुभव देखते हैं और उस अनुभव के आधार पर जैविक खेती करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और लागत को कम किया जा सकता है। तो एक कृषक का अनुभव जानते हैं। नटवर भाई एक कृषक है और उड़ीसा के कटक जिले के नरीसू गांव का रहने वाला है, जो कि एक सेवानिवृत्त शिक्षक है। और उनके द्वारा जैविक खेती की शुरुआत की गई और उसके द्वारा जो जैविक खेती की शुरुआत की गई उसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक और उन्नत बीज से भी ज़्यादा उत्पादन जैविक जो खेती के अंतर्गत या जैविक खाद का प्रयोग करके वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन या फसल का उत्पादन करता है। जिस प्रकार से एक रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई का उपयोग करके और उन्नत बीज का उपयोग करके वो कृषि कार्य किया, उसी प्रकार से जब से वो जैविक खेती शुरू किया तो प्रति हेक्टेयर उसका उत्पादन जो बढ़ने लगा। सामान्य गोबर जो ग्रामीण अंचल से प्राप्त होता था और प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा उसका उपयोग करके बड़ी मात्रा में फसल का उत्पादन नटवर भाई के द्वारा किया गया। जैविक खाद का जब प्रयोग किया तो उससे पहले नटवर भाई के द्वारा भी अन्य कृषकों की भांति वो रासायनिक खाद का, कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग करता था। जैविक कृषि कार्य करने से पहले वो कई प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग करना, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना और उत्पादन लेना, इस प्रकार से वो भी अपनी कृषि भूमि पर करता था। लेकिन एक दिन उसके सामने गांव के एक कृषक जो कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था अपने खेत में, और कीटनाशक के छिड़काव करने से अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ जाने के बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसका इलाज किया गया। तो इस प्रकार कीटनाशक जो या रासायनिक खाद के प्रभाव से कई प्रकार के मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी का प्रकोप हो सकता है या इसका भय बना रहता है।
तो उसी दिन से नटवर भाई ने समझा कि अब रासायनिक खाद और कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना है और जैविक खाद का उपयोग करना है। तो जैविक खाद का वो प्रयोग अपने कृषि कार्य के लिए करना शुरू किया और जितना उत्पादन वो रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से करता था उतना ही उत्पादन वो जैविक खाद का प्रयोग करके भी करने लगा और उसमें लागत भी कम आई। नटवर भाई बहुत खुश हो गया। तभी से उनके द्वारा जैविक खेती की शुरुआत की गई और लगातार प्रति वर्ष अपने खेतों में जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया। तो ये एक कृषक का अनुभव जैविक खेती करने का किस प्रकार से कम लागत लगाकर एक अच्छी पैदावारी किया जा सकता है और कीटनाशक का जो भय रहता है तो उससे मुक्त हो सका। अब चलते हैं हम अगले कृषि के अंतर्गत, वो आता है भूमि का असमान वितरण। भूमि का असमान वितरण के बारे में जानेंगे कि कृषि कार्य में भूमि का जो असमान वितरण है, जगह जगह बिखरे हुए हैं, कम भूमि पर कृषि कार्य करने से उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में जानेंगे। तो कृषि असमान वितरण से पहले आपको पिछले चैप्टर में बताया गया कि उर्वरा शक्ति भी उत्पादन को बढ़ाने में बहुत बड़े काम करती है। उर्वरा शक्ति से उत्पादन बढ़ता है। तो उसी प्रकार से दूसरे तरफ हम जब देखते हैं तो भूमि का असमान वितरण, हमारे भारत में भूमि की जो असमान वितरण टुकड़ों में बटी हुई भूमि के कारण कृषि की जो व्यवस्था है वो चौपट हो जाती है। जैसे कि एक उदाहरण एक गांव से लेते हैं और उस गांव से ये पता चलता है कि वहां पर उत्पादन या अलग अलग वर्ग जो हैं किस प्रकार से कृषि कार्य करते हैं। तो एक गांव की जो कृषक परिवार 450 कृषक परिवार रहते हैं उस गांव में, और उस 450 कृषक परिवार में 60 जो कृषक परिवार ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग और बड़े वर्ग के हैं। उन बड़े वर्ग और मध्यम वर्ग के जो कृषक परिवार है उनके द्वारा कुल जो भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक है और उस 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर वो कृषि का उत्पादन करते हैं। देखिए यहाँ पर असमान वितरण का क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय कृषि में। उसके बाद में वही जो 240 कृषक ऐसे हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। 240 ऐसे कृषक परिवार हैं जिनके पास कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से भी कम है। तो वहां पर उत्पादन देखते हैं तो उत्पादन की स्थिति बिल्कुल नगण्य रहती है। वही और देखते हैं तो 150 जो परिवार हैं वहां पर कृषक परिवार जिनके पास में किसी भी प्रकार की कृषि भूमि नहीं है, कृषि भूमि से वंचित है, उनके पास में कृषि भूमि का क्षेत्र नहीं के बराबर है या नहीं है।
वो कृषि मजदूरी करते हैं, दूसरे के कृषि भूमि पर जाकर कृषि कार्य करते हैं और उससे जो मजदूरी मिलता है उससे जीविकोपार्जन करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाता है तो यहाँ पर असमान वितरण, किसी के पास में ज्यादा भूमि, किसी के पास में कम भूमि, किसी के पास में कृषि भूमि ही नहीं, तो इससे उत्पादन में एक रूपता मिलना चाहिए। उत्पादन जिस प्रकार से होना चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पाता। एक बड़ा वर्ग है, वो बड़ा वर्ग सारी सुविधाओं से अपनी कृषि का उत्पादन कर लेता है, वही जो निम्न वर्ग है वो कृषि मजदूरी करता है और उससे अपने आय प्राप्त करता है। तो ऐसे टुकड़ों में बटे होने के कारण अच्छी कृषि कर पाना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर भूमि का जो असमान वितरण का मतलब यही है कि बंटवारा या भूमि में अलगाव की स्थिति या कृषि भूमि का बिखरे होना, ये कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। यदि इस असमान वितरण को अगर रोकना है, ज्यादा उत्पादन करना है, तो चकबंदी की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और आसपास में जो मिलकर एक कृषक दूसरे कृषक के साथ मिलकर वहां पर उत्पादन करे, एक कृषक की भूमि दूसरे कृषक की भूमि मिलाकर अगर वहां पर कार्य करे तो वहां पर उत्पादन अच्छा हो सकता है। जब उत्पादन होता है तो अपने अपने भूमि के आधार पर उस उत्पादन को बांट लिया जाता है। तो इस प्रकार से असमान वितरण या टुकड़ों में या बिखरे हुई स्थिति में जो भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है उससे बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग समझे कि जैविक खेती से क्या फायदा है, रासायनिक खाद कीटनाशकों का क्या उस पर नुकसान है, और भूमि के टुकड़ों में बटे या बंटवारा हो जाने से या असमान वितरण से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में आज आपने समझा। अब अगले क्या होना चाहिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले जो चैप्टर वो है कृषि व्यवस्था में विपणन। विपणन का मतलब होता है खरीदी बिक्री का कार्य। फसल का जब उत्पादन होता है तो किसानों के द्वारा कुछ भूमि के फसल जो होता है उसको अपने उपयोग के लिए रख लेते हैं और कुछ जो फसल होता है उनको बाजारों में बेच देते हैं। जब बाजारों में ले जाकर बेचते हैं तो किसानों के द्वारा वहां पर उसको उचित कीमत नहीं मिल पाता। वहां पर मध्यस्थों या ब्रोकरों के द्वारा या दलाल जो होता है उनके द्वारा उनकी जो उपज का सही कीमत उनको नहीं मिल पाता। इसी को दूर करने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया ताकि किसान जो है अपने कृषि जो उपज है उनको मंडियों में या सरकार के जो क्रय केंद्र है वहां पर ले जाकर कोई भी किसान बेचे और उनको समर्थन मूल्य मिल सके। इसके लिए मंडी की स्थापना जगह जगह पर किया गया है ताकि किसान उन मंडियों में जाकर अपने फसल को बेच सके और अपनी आय को प्राप्त कर सके। यदि मंडियों का अगर गठन नहीं किया गया या मंडियों का निर्माण नहीं किया गया या सरकार का क्रय केंद्र की स्थापना नहीं की गई तो किसानों को मजबूरन होकर
दलालों को या मध्यस्थों को वो अपनी उपज को बेचना पड़ेगा, जिससे उनको बड़ी मात्रा में क्षति हो सकती है। इसके बाद में चलते हैं कि किसान या कृषक जो है अपने कृषि कार्य करने के लिए किस प्रकार से साख प्राप्त करते हैं। तो संस्थागत साख और गैर संस्थागत साख होता है। संस्थागत साख में जैसे कि बैंक के माध्यम से सरकार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, कृषि यंत्र को खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए सरकार कृषकों को ऋण प्रदान करती है। ये संस्थागत साख है। गैर संस्थागत साख में क्या होता है, किसानों को जब उनकी आवश्यकता पड़ती है या बुआई का समय आता है या निदाई का समय आता है तो उनको कुछ राशि या पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो वो गैर संस्थागत ऋण प्राप्त करते हैं। सेठ के पास, महाजन के पास या साहूकार के पास में जाते हैं और वहां पर ज्यादा मात्रा में ब्याज देना पड़ता है, जिससे एक किसान की जो स्थिति दयनीय हो जाती है। तो इस प्रकार से संस्थागत साख और गैर संस्थागत साख के संबंध में आपको बताया गया। अगली जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं अगले चैप्टर में बताएंगे। धन्यवाद।